आज हम यहाँ पढ़ने वाले हैं कक्षा 6 का अध्याय नंबर 5, जिसका नाम है आजादी से पूर्व सरकार का स्वरूप। क्या था, कैसी सरकार थी, कौन थे, ठीक है। ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखने वाले थे। जैसे हम इस अध्याय की शुरुआत की बात करें तो रविवार का दिन था। दिशा अपनी माँ के साथ गांव के पनघट पर पानी भरने गई थी। पानी लेकर आते समय उसने पनघट के पास बने हुए पुराने किले पर कुछ लोगों को घूमते हुए और फोटो खींचते हुए देखा। यह देखकर उसने माँ से प्रश्न किया, ये लोग कौन है और यहाँ क्या कर रहे हैं। माँ ने बताया, ये पर्यटक है और इस पुराने किले को देखने आए हैं। दिशा ने वापस प्रश्न किया, इस किले में ऐसा क्या है जो देखने आए हैं। माँ ने बताया कि किला बहुत पहले इस गांव के जागीरदार ने बनवाया था। वे इसमें रहते थे और इसकी प्राचीनता के कारण पर्यटक इसे देखने आते हैं। अब दिशा ने एक और प्रश्न कर लिया, ये जागीरदार कौन थे और अब वे कहाँ रहते हैं। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले जागीरदार ही गांव के प्रशासक होते थे और इनके पास ही गांव की देखरेख की जिम्मेदारी होती थी। दिशा माँ से कुछ और प्रश्न पूछती उससे पहले ही घर आ गया एवं उसके प्रश्नों का सिलसिला टूट गया। दिशा के मन में जागीरदार को लेकर कई प्रश्न घूम रहे थे। दूसरे दिन दिशा ने स्कूल में अपने अध्यापक से कक्षा में आते ही प्रश्न पूछा, गुरुजी जागीरदार कौन होते थे, ये अब कहाँ गए। अध्यापक जी ने कहा, चलो आज आपको जागीरदार और जागीरदारी व्यवस्था के बारे में जानकारी देता हूँ। बात करें आजादी से पहले हमारा राजस्थान वर्तमान स्वरूप में नहीं था। यह मुख्यतः विभिन्न रियासतों में विभाजित था, जिनमें हम बात करते हैं 19 रियासतों की, ठीक है। ये रियासतें स्वतंत्र राज्य की तरह शासन संचालित करती थी। अलग अलग रियासतें, मारवाड़ रियासत, मेवाड़ रियासत, जयपुर रियासत, मेवाड़, आमेर, ठीक है, इन अलग अलग रियासतों में विभाजित था और उनका अलग अलग स्वतंत्र प्रशासन चलता था, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें, रियासतों के शासक अपने मंत्रियों एवं जागीरदारों की सहायता से शासन का संचालन करते थे। शासक शक्ति का सर्वोच्च केंद्र राजा होता था। शासन का यह प्रकार राजशाही शासन कहलाता था। राजशाही शासन का स्वरूप कैसा होता था, इसके बारे में अगर बात करें तो राजस्थान की विभिन्न रियासतों में सिसोदिया, राठौड़, कछवा, चौहान आदि वंश शासक राज्य करते थे। ये अलग अलग राज्य थे किंतु शासन व्यवस्था अलग अलग समान थी, लगभग समान थी, मतलब उनकी शासन व्यवस्था। विभिन्न रियासतों में शासन संचालन के लिए केंद्रीय व्यवस्था के पदाधिकारी राजा, मंत्री, बख्शी, खजांची और परगना अधिकारी थे। बात करें राजा, तो राजा राज्य की संपूर्ण शक्ति का सर्वोच्च केंद्र होता था। मतलब जहाँ पे राजा था वो राज्य की सर्वपूर्ण जो शक्ति थी उसका सर्वोच्च केंद्र होता था। सामान्यतः राजा अपने सलाहकारों एवं मंत्रिपरिषद की सदस्यों के सहयोग से शासन संचालन करते थे। बात करें मंत्री, तो मंत्री जो होता था वो राजा अपने शासन कार्य में सहायता हेतु मंत्रियों की नियुक्ति करते थे। प्रमुख मंत्री को दीवान कहते थे। राजा समय समय पर इनसे मंत्रणा करके राजकार्य की जटिल समस्याओं को सुलझाते थे। उसके बाद हम बात करें बख्शी, तो सेना को वेतन देने तथा सेना संबंधी अन्य कार्यों की जिम्मेदारी बख्शी की होती थी। खजांची की बात करें तो आमदनी और खर्च के हिसाब को संतुलित रखना और बचत को सुरक्षित कर राजकोष में वृद्धि करना खजांची का कार्य था। खजांची मतलब खजाना जो होता था उसका कार्य करता। बात करें परगना अधिकारी, तो राज्य परगनों में विभाजित था तथा परगने में शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी परगना अधिकारी की होती थी। राज्य परगनों में बटा हुआ था, तो परगनों का जो अधिकारी होता था वो परगना अधिकारी होता था। बात करें ग्राम, राज्य की सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम का प्रशासन ग्राम पंचायतें करती थी। बात करें जागीरदारी जो व्यवस्था थी वो क्या थी, तो उसके बारे में, एक व्यवस्थित राज्य के लिए प्रशासनिक व्यवस्था अनिवार्य तत्व है। राजस्थान के मध्यकाल का संपूर्ण शासन तंत्र राजा और जागीरदारी व्यवस्था पर आधारित था। राजस्थान की जागीरदारी व्यवस्था रक्त संबंध एवं कुलीय भावना पर आधारित प्रशासनिक और सैनिक व्यवस्था थी। मतलब रक्त संबंध मतलब ये होता था कि जैसे राजा, राजा का बेटा फिर जैसे राजा बनता था, तो उसी प्रकार के जागीरदारी व्यवस्था में भी यही पाया जाता था, ठीक है। राजस्थान में जागीरदारी व्यवस्था का मूल तत्व था कि राजा की मृत्यु के बाद बड़ा पुत्र राजा बनता था। राजा अपने छोटे भाइयों को जीवन यापन के लिए भूमि आवंटित करता था। भाई बंधु को दी गई इस भूमि का स्वामी जागीरदार कहलाता था। जागीरदार का कार्य उस जागीर की सुरक्षा, उसका शासन संचालन था। बाद में समय में योग्यता के आधार पर भी जागीरें प्रदान की जाने लगी।
कक्षा में बच्चे रुचिपूर्ण सुन रहे थे, तभी शिखर ने शिक्षक से पूछा कि यह व्यवस्था कब से प्रारंभ हुई, इसके बारे में भी बताइए। अध्यापक जी ने कहा, मैं आपको इसके प्रारंभ और इसके स्वरूप के बारे में बताता हूँ। तो जागीरदारी व्यवस्था का प्रारंभ, ठीक है। बात करें जागीरदारी व्यवस्था का प्रारंभ कब हुआ, इस संबंध में अब तक कोई निश्चित मत नहीं बन पाया है, लेकिन राजस्थान में इसका विकसित और स्पष्ट स्वरूप राजपूतों के शासनकाल से प्रारंभ हो गया था। राजस्थान भूभाग पर राजपूतों की विभिन्न शाखाओं ने अपने राज्य स्थापित किए, जो उनकी रियासतें कहलाती। रियासतों की सुरक्षा एवं शासन व्यवस्था के संचालन हेतु शासकों ने जागीर व्यवस्था प्रारंभ की। जागीरदारी व्यवस्था का स्वरूप, राजस्थान में यह रक्त संबंध पर आधारित सगोत्रीय कुलीय व्यवस्था थी। मतलब रक्त संबंध, मतलब ऐसे जैसे राजा जागीर था, जागीरदार था, उसका बेटा फिर जागीरदार बनता, फिर उसका बेटा जागीरदार बनता, ठीक है। और जो कुलीय व्यवस्था की बात करें तो जो उच्च वर्गीय थे तो उनको मतलब जागीरदार प्रदान की जाती थी या जागीरदार होते थे। राजा महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर जागीरदारों को नियुक्त करता था। राजा और जागीरदार के संबंध स्वामी और सेवक के नहीं होते थे, बल्कि भाईचारे एवं सौहार्द आधारित होते थे। उसके बाद में हम बात करें मध्यकालीन जागीरदारी व्यवस्था के स्वरूप में कैसे परिवर्तन आया। मुगल काल में मुगलों से संधि के कारण शासकों की जागीरदारों पर निर्भरता कम हो गई। शासक मुगल मनसबदार बन गए और उन्हें मुगलों का संरक्षण प्राप्त हो गया। इससे शासक जागीरदारों के साथ स्वामी जैसा व्यवहार करने लगे। प्रारंभ में जागीरदार युद्ध एवं शांति के समय राजा को अपनी सेवाएं देते थे, लेकिन मध्यकाल में सेवाओं के साथ कर व्यवस्था निर्धारित कर दी जाती थी, जिसका उल्लेख जागीर पट्टे में किया जाता था। मुगल शासन प्रणाली की कुछ व्यवस्थाओं का प्रभाव राजस्थान पर भी पड़ा। रियासतों ने अपने प्रशासन को परगनों और ग्रामों में विभाजित किया। जब मध्यकाल में जब सेवाओं के साथ कर व्यवस्था निर्धारित कर दी गई, जिसका उल्लेख फिर जागीर पट्टों में किया जाने लगा, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें अध्यापक ने साथ साथ ही अंग्रेजों के समय की शासन व्यवस्था को भी समझाया। अंग्रेजों का शासन, अंग्रेजी राज्य की स्थापना के साथ ही भारत प्रशासनिक दृष्टि से दो भागों में विभाजित हो गया था। पहला ब्रिटिश भारत, दूसरा रियासती भारत। ब्रिटिश भारत में बात करें तो जहाँ पे अंग्रेजों का शासन था वो तो ब्रिटिश भारत थे या ब्रिटिश प्रांत थे, और जहाँ पे रियासतों या फिर विभिन्न जो वंश थे उनका जो शासन था उसे रियासती भारत कहा जाता था। ब्रिटिश कालीन भारत केंद्र शासित प्रदेशों एवं 11 प्रांतों में बटा हुआ था। सभी प्रांतों में अलग अलग गवर्नर थे, जो कि भारत के गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी थे। मतलब जो भारत में था वो गवर्नर जनरल होता था, और उसके फिर नीचे फिर अलग अलग जो प्रांत पाए जाते थे उनमें गवर्नर होता था। बात करें 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। अब भारत के प्रशासन का सीधा नियंत्रण इंग्लैंड के ताज, मतलब वहां के राजा जो संसद के नियंत्रण में चला गया। फिर लॉर्ड कैनिंग को गवर्नर जनरल के साथ साथ भारत का प्रथम वायसराय नियुक्त किया गया। बात करें भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो वो क्या था। बात करें भारत का लास्ट गवर्नर जो जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग था, और भारत का पहला वो वायसराय था वो लॉर्ड कैनिंग था। अंग्रेजी सरकार द्वारा विभिन्न अधिनियम पारित करके भारत का शासन संचालित किया, जैसे 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, ठीक है। ये अलग अलग अधिनियम पारित करते हुए संचालन किया गया। 1935 ईस्वी का भारत सरकार अधिनियम, जिसे 1 अप्रैल 1937 ईस्वी को लागू किया गया, इसके द्वारा अजमेर वेरवाड़ा के प्रशासन में परिवर्तन लाया गया। अब इसे विदेशी एवं राजनीतिक विभाग के स्थान पर भारत सरकार के गृह विभाग के अंतर्गत लाया गया। गृह विभाग के अंतर्गत आने का प्रमुख प्रभाव यह हुआ कि अब इस क्षेत्र की सभी कानून संघीय कार्यपालिका द्वारा बनाए जाने लगे, न कि गवर्नर जनरल द्वारा। हम बात करें जो हमारे राजस्थान में एक जो केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था अजमेर मेरवाड़ा, ठीक है। वो क्या हुआ कि वो पहले जो आता था वो राजनीतिक या विदेशी विभाग के अंतर्गत आता था, लेकिन 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत इसको गृह विभाग के अंतर्गत कर दिया गया। और उसका प्रभाव ये हुआ कि उस पर जो वो क्षेत्र अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र के जो सभी जो कानून थे वो संघीय कार्यपालिका द्वारा बनाए जाने लगे, न कि गवर्नर जनरल द्वारा, ठीक है। बात करें देश की आजादी के बाद राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। राजस्थान की प्रथम विधानसभा के लिए 1952 ईस्वी में चुनाव हुआ और टीकाराम पालीवाल प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बनाए गए। पहली बार हम राजस्थान में अगर चुनाव की बात करें तो 1952 में हुए,
और पहले जो निर्वाचित मुख्यमंत्री वो बने टीकाराम पालीवाल। ठीक है, निर्वाचित मुख्यमंत्री, न कि मनोनीत। निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल को बनाया गया प्रथम। उसके बाद हम बात करें मुख्य जो शब्दावली है उसमें हम पढ़े जागीर पट्टा। तो यह है वह पत्र जिसमें शासक द्वारा प्रदान की गई जागीर का उल्लेख होता था, उसे जागीर पट्टा कहते हैं। मनसबदारी की बात करें तो मुगल काल में प्रचलित एक प्रशासनिक प्रणाली थी जिसमें मनसब प्रदान किए जाते थे। 4000, 5000, 6000 और 7000 का मनसब प्रदान किए जाते थे। निर्वाचित, निर्वाचित का मतलब होता है चुना हुआ। उसके बाद हम व्यास प्रश्नों की बात करें तो इसमें पहला प्रश्न हम पढ़ते हैं, सेना को वेतन देने तथा सेना संबंधी अन्य कार्यों की जिम्मेदारी होती थी। तो सेना को वेतन जो देने का कार्य होता था वो बख्शी का होता था। राजस्थान में प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री तो वो थे टीकाराम पालीवाल। अब जैसे हम सुमेलित करें स्तंभ ए को स्तंभ ब से सुमेलित कीजिए। ग्राम, मनसबदारी और जागीर पट्टा। तो जागीर पट्टा वह पत्र जिसमें शासक द्वारा प्रदान की गई जागीर का उल्लेख होता था। ग्राम की बात करें तो यह राज्य की सबसे छोटी इकाई होती थी। मनसबदारी की बात करें तो मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था थी। अति लघुरात्मक प्रश्नों की बात करें, परगना अधिकारी के कार्य बताइए। राजस्थान की रियासतों में कौन कौन से वंशों के शासक राज करते थे, यह आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। जागीरदारी व्यवस्था के स्वरूप को समझाइए और ब्रिटिश काल में प्रशासनिक व्यवस्था में होने वाले परिवर्तनों को बताइए। चिंतन प्रश्न की बात करें तो स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान की जागीरदारी व्यवस्था पर एक लेख लिखिए। ये हमारा जो यूनिट था, अध्याय था, वो कंप्लीट होता है यहाँ पे। इस यूनिट का जो नाम था हमारी कक्षा 6 का यूनिट जो 5 है, अध्याय 5 आजादी से पूर्व सरकार का स्वरूप, जिसमें हमने जागीरदारी व्यवस्था, ठीक है, आजादी के संबंध मतलब आजादी से पूर्व का जो भारत था, 1857 की क्रांति की बात करें, भारत का अंतिम में गवर्नर जनरल जो लॉर्ड कैनिंग था और भारत का प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग, उसकी बात करें। ये सारी चीजें हमने इस अध्याय में पढ़ी हैं। तो वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।